हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरण है और आप सबका स्वागत है हमारे सीरीज चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, जहाँ पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू विद एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इन 3 यूनिट्स के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कवर कर देंगे। इसके बाद हमारे टोटल 4 यूनिट्स एनसीईआरटी बायोलॉजी के कवर हो जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हर चैप्टर के वीडियो के साथ मैंने उसके पीडीएफ यूनिट पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स जो प्रिपेयर किए उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। जाके वो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करें। आपकी प्रिपरेशन में और आपके रिवीजन में वो बिल्कुल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ऑल्सो अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इन वीडियोस को बाकी नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर में ज़्यादा डायग्राम्स नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से एक भी डायग्राम नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझना, चैप्टर को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एक छोटा चैप्टर है लेकिन इससे सवाल आ जाते हैं और सवाल आते हैं और छोटे चैप्टर से जब सवाल आते हैं तो आप उसको ईजिली स्कोर कर सकते हो क्योंकि आपको चैप्टर याद रखने में आसानी होती है। इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड फाइनली व्हाट आर द एथिकल इश्यूज दैट अराइज। सो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कैसे हम एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, ह्यूमंस की पॉपुलेशन हमेशा से इंक्रीज करती आई है एंड ऑब्वियसली जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता है डिमांड ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो गोज अप। किस डिमांड की बात कर रहे हैं हम? फूड डिमांड की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा ह्यूमन ताकि जो डिमांड इंक्रीज हो रही है उसको सेटिस्फाई कर सके। तो ऐसे ही 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप हुई। सबसे पहले हमारा आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था। इसने सक्सेसफुली हमारा प्लांट प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया और सिर्फ इंक्रीज़ नहीं किया, इनफैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी क्रॉप प्रोडक्शन एबिलिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और होता क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में? बेसिकली जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम पेस्टिसाइड इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है। तो पहले फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करता था फार्मर। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम थोड़े से केमिकल्स प्लांट्स को दे दें, ऊपर से ही केमिकल्स डालें, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी मदद से हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दी। लेकिन फिर भी 3 टाइम्स इंक्रीज होने के बाद भी इट कुड नॉट मीट द डिमांड। जो हमारा डिमांड था वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने दूसरी टेक्निक डेवलप करी। अब इस टेक्निक का नाम था टिश्यू कल्चर। इस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर। तो एग्रीकल्चर में हो क्या रहा है? एग्रीकल्चर में हो ये रहा है कि आपको एक सीज़न पकड़ना है, उसमें बिल्कुल सीड डालना है ना, प्लांट का बच्चा डालना है, पौधा डालना है छोटा सा, है ना, फिर उसको धीरे धीरे वेट करना है इंक्रीज होकर मैच्योर प्लांट बनने का, ताकि वो आपको क्रॉप प्रोड्यूस करके दे, ग्रेन प्रोड्यूस करके दे, वेजिटेबल प्रोड्यूस करके दे, और आपको पूरे ड्यूरेशन के लिए उसका ख्याल रखना है। टिश्यू कल्चर में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें का नीड चला गया। टिश्यू कल्चर में क्या साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप प्लांट का एक पार्ट ले लो, प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लो, इसको अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, न्यूट्रिशन ठीक प्रोवाइड करो, इसको अगर आप स्टेराइल कंडीशन दो, स्टेराइल मतलब कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आके उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस प्लांट पार्ट से आप पूरा का पूरा न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन जनरेट एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम अ प्लांट पार्ट इफ यू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड स्टेराइल कंडीशंस। तो इस प्रोसेस को इन्होंने बोला टिश्यू कल्चर। तो अगर आपको मैं एनसीईआरटी का डेफिनेशन बताऊं तो एनसीईआरटी सेज रीजेनरेशन ऑफ होल प्लांट, रीजेनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ पार्ट, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट। ठीक है, फ्रॉम अ पार्ट कॉल्ड एक्स प्लांट व्हेन ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस। अभी डिफाइन कर जो कर रहा हूं उसको फिर से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा आपको। अंडर स्टेराइल कंडीशंस इन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, मतलब ये रीजेनरेशन ऑफ होल प्लांट, हम पूरा प्लांट रीजेनरेट करने वाले। किससे? एक प्लांट पार्ट से या एक्स प्लांट से। एक्स क्यों? क्योंकि वो पहले प्लांट का पार्ट था, अभी वो प्लांट का पार्ट नहीं है।
जैसे एक्स गर्लफ्रेंड है, वो पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी, अभी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वैसे ही प्लांट पार्ट पहले प्लांट का पार्ट था, अब ये प्लांट का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसको एक्स प्लांट भी बोलते हैं। तो पूरा प्लांट ग्रो करना एक्स प्लांट से, कहाँ पे? टेस्ट ट्यूब में, मतलब लैब में ग्रो कर रहे हैं हम, ये एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे हैं। और इसको हमने स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करी है और न्यूट्रिएंट मीडिया दिया है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। प्रिंसिपल क्या है टिश्यू कल्चर का, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर इज टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। और टोटीपोटेंसी है क्या? टोटीपोटेंसी इज एबिलिटी ऑफ अ सेल, इट इज एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ऑल काइंड्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। एक सेल है, वो सेल आपका सारा का सारा टिश्यू के सारे टाइप्स बना सकता है, तो इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी बोलते हैं। सो ये टोटीपोटेंसी की जो एबिलिटी है, यही हमारा प्रिंसिपल है पूरा का पूरा टिश्यू कल्चर का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक प्लांट के एक्स प्लांट से, सपोज ये स्टेम एक एक्स प्लांट है, ठीक है, और इस एक्स प्लांट से आप सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, है ना, तो अब जो भी प्लांट आप ग्रो करोगे उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो आप जो भी प्लांट ग्रो करोगे, इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर वुड बी सेम एज द एक्स प्लांट। क्यों? क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कब होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। यहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना, एक प्लांट पार्ट से आप पूरे प्लांट्स निकाल रहे हो, तो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो क्योंकि ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जेनेटिक सिमिलैरिटी होगी, बिल्कुल सेम जेनेटिक्स होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। इनफैक्ट सिमिलैरिटी बोलना भी गलत होगा, इट इज सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। जेनेटिकली दे आर आइडेंटिकल। अब जेनेटिकली कोई भी चीज़ आइडेंटिकल होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्लोन्स बोलते हैं, है ना। तो जो भी हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स। सो अगर किसी ने बोला कि सोमा क्लोन्स क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेसिकली जो आपका एक्स प्लांट है, उससे जितने भी प्लांट निकल के आ रहे हैं, उनको ही हम सोमा क्लोन बोलते हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर है, इसका एडवांटेज क्या है? हमें क्या बेनिफिट दिया इसने? बहुत सारे बेनिफिट दिए। सबसे पहला बेनिफिट क्या है इसका? सबसे पहला बेनिफिट है हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, इन शॉर्ट ड्यूरेशन। ऑब्वियसली हमको पूरा सीजन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन में बस आपने केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए थे, बाकी प्रोसेस तो बिल्कुल नेचुरल था। अब यहाँ पे आपने केमिकल्स नहीं देना, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, लेकिन आपको पूरा सीजन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो प्रोपगेशन हो रहा है। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब जल्दी जल्दी एक छोटे से प्लांट से बहुत सारे टिश्यूज निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, है ना। सो हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हमने बोला है माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन। ये हमारा एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या होगा, अगर आपका इनिशियल सीडलिंग जिससे आप पूरा प्लांट ग्रो करने वाले हो, वो अगर इन्फेक्टेड है किसी वायरस की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, तो आपका पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन टिश्यू कल्चर में क्या करते हो कि जो आपका इन्फेक्टेड प्लांट होता है, इन्फेक्टेड प्लांट, इससे भी आप क्या करते हो? न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो विच इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन, न्यू प्लांट विदाउट इन्फेक्शन। कैसे? देखो, जो भी इन्फेक्शन होता है ना, दैट इज इन रेगुलर टिश्यू। जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट में भी जो मेरिस्टेम होगा, जहां पे हमारा एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है, दैट मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन, मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन। अब नॉर्मल एग्रीकल्चर जब होता है हमारा, नॉर्मल एग्रीकल्चर जो करते हैं हम, उसमें हम मेरिस्टेम को आइसोलेट तो नहीं करते। इन नॉर्मल एग्रीकल्चर वी आर यूजिंग द एंटायर प्लांट सीडलिंग, है ना। जो पूरा प्लांट सीडलिंग यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उसके साथ वायरस आ जाएगा। लेकिन टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे? जो मेरिस्टेम है विदाउट एनी इन्फेक्शन, इसको हम आइसोलेट करेंगे और इस मेरिस्टेम को फिर हम ग्रो करेंगे इनटू एंटायर प्लांट, ग्रोन इनटू प्लांट। तो जब इसको हम ग्रो करेंगे इनटू एंटायर प्लांट, तो जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ, दिस इज फ्री ऑफ इन्फेक्शन, फ्री ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, जो हमने न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया था अभी, न्यूट्रिएंट मीडिया में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूट्रिएंट मीडिया में हम एक कार्बन सोर्स प्रोवाइड करते हैं, यूजुअली सुक्रोस होता है ये सोर्स। उसके अलावा हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हम वाइटामिन्स प्रोवाइड करेंगे, अमाइनो एसिड्स देंगे, है ना। जो भी आपको दिमाग में आए कि प्लांट को चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, वो सब प्रोवाइड करना है। अमाइनो एसिड्स के अलावा और क्या चाहिए होता है? प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा था? आखिरी चैप्टर क्या था? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, है ना, PGRs हमने पढ़ा था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमको ऑक्सिन देना है, इसको साइटोकाइनिन देना है, इसको
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट मीडिया में होनी चाहिए। अब टिश्यू कल्चर में एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स। ठीक है, क्या है ये सोमैटिक हाइब्रिड्स? सोमैटिक हाइब्रिड्स, है ना? मैंने क्या बोला कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ रही, टिश्यू कल्चर में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आ रही, एक ही टाइप के हमारे क्लोन्स बन रहे हैं, सोमा क्लोन्स बन रहे हैं। तो फिर मैं हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूँ? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में मतलब कुछ वेरिएशन आ रहा है, दो सेल्स को आपने फ्यूज़ किया, कुछ नया सेल बन के आ रहा है, तभी तो वो हाइब्रिड है ना? लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ आपको बताया नहीं अभी तक, है ना? तो होता क्या है ये सोमैटिक हाइब्रिड्स? बेसिकली अगर आप प्रोटोप्लास्ट लो, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, जेनेटिक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप प्रोटोप्लास्ट लो ऑफ अ सेल विथ डिजायर्ड ट्रेट्स, इस प्रोटोप्लास्ट को आप दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज कर दो, दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज कर दो, तो हमको क्या मिलेगा? हमको एक फ्यूज्ड हाइब्रिड मिलेगा, फ्यूज्ड हाइब्रिड मिलेगा। ठीक है, अब इसको सोमैटिक क्यों बोला गया है? नॉर्मली हाइब्रिड कब बनता है? जब आप जीन्स को फ्यूज करते हो, जब आप न्यूक्लियस को फ्यूज करते हो, जेनेटिक मटेरियल जब दो सेल का आपस में फ्यूज होता है, तब क्या मिलता है आपको? एक हाइब्रिड मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं जेनेटिक मटेरियल की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं पूरे प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप सेल वॉल हटा दो, सेल वॉल हटाने के बाद जो चीज़ आपके पास बचा है वो क्या? प्रोटोप्लास्ट है। तो आप पूरा प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर दो एक सेल का पूरे प्रोटोप्लास्ट ऑफ अनदर सेल के साथ, तो जो आपको फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट मिलेगा दैट इज योर हाइब्रिड, फ्यूज्ड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट को आप ग्रो करो, ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो जब इस प्रोटोप्लास्ट को ग्रो करोगे इनटू अ न्यू प्लांट, जो प्लांट हमें मिलेगा वो होगा हमारा सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो साइंटिस्ट ने क्या कोशिश किया था कि उन्होंने पोमैटो बनाने का कोशिश किया था। पोमैटो, तो पोमैटो में क्या किया था उन्होंने? पोटैटो लिया, उसका प्रोटोप्लाज्म, इसको फ्यूज करने की कोशिश की गई थी किसके प्रोटोप्लाज्म के साथ? टोमेटो के प्रोटोप्लाज्म के साथ, और ये सक्सेसफुली फ्यूज भी किया गया था, लेकिन फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय द पीपल फॉर इट्स यूज, इसीलिए फिर ये एज अ लैब एक्सपेरिमेंट ही रह गया। सो पोमैटो वॉज एक्चुअली मेड बाय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर टिश्यू कल्चर के बाद हमारा तीसरा टाइप का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने जीन्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, अब हमारा आ गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जीन्स के साथ छेड़खानी करके कुछ ऐसा ट्रेड आप प्लांट के अंदर डाल दोगे ताकि वो ज़्यादा यूजफुल हो, ज़्यादा अच्छे से आप उसके क्रॉप को प्रोड्यूस कर सको। सो नाम से ही हमें पता चल रहा है हम उसकी जीन्स को मॉडिफाई करने वाले हैं, वी आर मॉडिफाइंग इट्स जीन्स। सो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ओवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर आप ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले करते थे और जो एग्रीकल्चर आप ग्रीन रेवोल्यूशन में कर रहे हो बाय यूजिंग केमिकल्स, उसके ऊपर क्या एडवांटेज है? सबसे पहले जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, दीज आर टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब क्या? आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ बनी है और बहुत सारा न्यूज़ आते रहता है कि ड्राउट आ गया, ड्राउट मतलब सूखा, उसकी वजह से क्या होगा कि पूरे पूरे हमारे फार्मर्स की एग्रीकल्चरल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होगी, या फिर फ्लड आ गया, फ्लड आने की वजह से क्या हो गया? ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे फार्मर्स की पूरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो हमारे जीएमओ हैं, जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट फॉर्म। तो जो हमारे जीएम प्लांट्स है वो क्या होते हैं? दीज आर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लांट्स। नाउ दूसरा क्या है? दीज आर लेस रिलायंट ऑन पेस्टिसाइड्स। तो हमने क्या किया था? पेस्टिसाइड्स यूज किया था ग्रीन रेवोल्यूशन में ताकि आपके जो पेस्ट्स है वो आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना करे। अब पेस्टिसाइड्स क्या है? केमिकल्स है। ऑब्वियसली केमिकल्स का सिर्फ ऑर्गेनिज्म जो आपका पेस्ट आ रहा है उस पर इफेक्ट नहीं होगा, जो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट डिस्कवर किया गया बाद में, है ना? तो इसीलिए हमने बोला कि हमें पेस्ट भी कम, हम चाहते हैं कि पेस्ट कम डिस्ट्रॉय करे प्लांट को, लेकिन हम पेस्टिसाइड भी यूज़ करना नहीं चाहते। तो हमारे जीएमओ ने बोला कि मैं आता हूँ आपके लिए मदद के लिए, मैं आपके क्रॉप को लेस रिलायंट बनाऊंगा ऑन पेस्टिसाइड्स, मतलब आपको केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपके क्रॉप को पेस्ट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। ठीक है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज,
increase nutritional value, increase nutritional value of the food। ठीक है, तो अगर एक तरीके से आप देखो, जो भी आप डिसएडवांटेजेस थे, जो भी चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर पाए थे ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से, वो सारी चीज़ें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना के सॉल्व कर दी। तो इसमें से हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, रादर हम दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले कि कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके प्लांट्स को लेस डिपेंडेंट बनाया है ऑन पेस्टिसाइड्स। व्हाट आर द टू थिंग्स, टू एग्जाम्पल्स? एक है हमारा बीटी का एग्जाम्पल। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? बैसिलस thuringiensis। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा है हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, सो फर्स्ट बैसिलस thuringiensis। क्या है बैसिलस thuringiensis? बैसिलस thuringiensis क्या है? बैसिलस thuringiensis नाम से पता चल रहा है, इट इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के फेज में प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन। ठीक है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट 3 ग्रुप्स ऑफ पेस्ट्स। कौन कौन से 3 ग्रुप? एक है हमारा लेपिडोप्टेरेंस, एक है हमारा कोलियोप्टेरेंस, और एक है हमारा डिप्टेरेंस। ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस का एग्जाम्पल अगर आपको दे तो एग्जाम्पल है टोबैको, बडवॉर्म और आर्मी वॉर्म। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेपिडोप्टेरेंस। कोलियोप्टेरन का एग्जाम्पल आपको दूं तो बीटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ कोलियोप्टेरॉन्स। डिप्टेरेंस का एग्जाम्पल आपको दूं तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिप्टेरेंस। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? ये बैक्टीरिया टॉक्सिन बनाता है इन इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज प्रोटॉक्सिन। अब जब भी ये प्रोटॉक्सिन गट में जाता है, गट ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स का गट क्या होता है? एल्कलाइन होता है। अब इस एल्कलाइन नेचर की वजह से ये जो प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव टॉक्सिन, ये जो एक्टिव टॉक्सिन है, इट विल व्हाट? इट विल बाइंड टू द एपिथेलियम, बाइंड टू गट एपिथेलियम एंड क्रिएट पोर्स। ठीक है, अब जब पोर्स होते हैं तो इस पोर्स से क्या होता है? आपके गट के एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, गट एंजाइम्स ऑफ पेस्ट कम आउट। और वो एंजाइम क्या करता है? पूरे के पूरे पेस्ट के इंटरनल ऑर्गन्स को डाइजेस्ट कर देता है एंड द पेस्ट विल डाई, पेस्ट डाइज। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि बैसिलस thuringiensis में ये प्रॉपर्टी है कि ऐसा एक टॉक्सिन बना सकता है, तो क्यों ना उसकी इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? उस बैक्टीरिया से ये जीन आइसोलेट कर लिया। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक जीन है बाय द नेम ऑफ क्राई जीन। ठीक है, जो क्राई जीन है वो कोड करता है, कोड्स फॉर द प्रोटॉक्सिन, कोड्स फॉर प्रोटॉक्सिन। तो अगर किसी तरीके से हम क्राइजीन को आइसोलेट कर ले, है ना, और क्राइजीन को हम प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दे, तो हमारा प्लांट भी ये प्रोटॉक्सिन बनाएगा ऑब्वियसली। तो उन्होंने यही किया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में मैंने बताया कि कैसे आप जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आइसोलेट कर सकते हो। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ किए और उन्होंने क्राइजीन आइसोलेट कर लिया, क्राइजीन आइसोलेटेड। फिर इस क्राइजीन को उन्होंने एक वेक्टर में डाला, वेक्टर इनकॉर्पोरेटेड। वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या प्रोसेस बताया था? जस्ट अ स्मॉल रिविजन कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसने क्राइजीन को काटा है वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके वेक्टर को भी काटेगा। फिर हम लाइगेज एंजाइम यूज़ करेंगे और लाइगेज की मदद से क्राइजीन और वेक्टर, जो भी आप वेक्टर यूज़ करें, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। फिर क्राइजीन और वेक्टर दोनों को आप होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब होस्ट सेल में क्या होगा कि ये क्राइजीन अपना प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, क्राइजीन विल मेक प्रोटीन इन होस्ट सेल। सही है, अब होस्ट सेल में जब ये प्रोटीन बनाएगा तो होस्ट सेल का प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाएगा वो क्या होगा? एक प्रोटॉक्सिन होगा, वही तो प्रोटीन बना रहा है। तो ये प्रोटॉक्सिन बना देगा होस्ट सेल में। होस्ट सेल हमारा क्या है? होस्ट सेल इज बेसिकली हमारा जिस क्रॉप में भी हम पेस्ट रेजिस्टेंस लाना चाह रहे हैं, दैट इज आवर होस्ट क्रॉप।
ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने क्राइजीन होस्ट क्रॉप के अंदर डाल दिया, तो होस्ट क्रॉप क्या कर रहा है, अब प्रोटॉक्सिन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्रॉप को पेस्ट आके खाएगा जिसके लिए क्राइजीन टॉक्सिन बना रहा है, देन दैट पेस्ट विल डाई। ठीक है, तो क्राइजीन इज स्पेसिफिक। एडवांटेज क्राइजीन का यही है कि इट इज स्पेसिफिक। एडवांटेज ऑफ क्राइजीन इज स्पेसिफिक, मतलब ये कि वो रैंडमली किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाके प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन बना के डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू कौन से इंसेक्ट को वो डिस्ट्रॉय करने वाला है। एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, cry1AC एक जीन है और cry2AB एक जीन है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दीज कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म्स। ठीक है, तो कॉटन बॉलवॉर्म क्या होता है कि एक टाइप का पेस्ट है जो कि कॉटन की प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। तो कॉटन में हम cry1AC जीन और cry2AB जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स प्रोटॉक्सिन बनाते हैं जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट कॉटन बॉलवॉर्म। तो अगर कॉटन बॉलवॉर्म आके हमारा बीटी कॉटन को खाएगा, बीटी कॉटन इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस कॉटन, जिसमें हमने ये दो जीन डाल रखे, तो क्या होगा, जैसे ही वो आके इस कॉटन को खाएगा तो वो ये इंसेक्ट जो है मर जाएगा। क्यों मरेगा, क्योंकि उसके गट में जाके ये हमारा जो प्रोटॉक्सिन था इट विल फॉर्म एक्टिव टॉक्सिन, और टॉक्सिन उसके गट में छेद क्रिएट कर देगा, और उस छेद की वजह से दिस ऑर्गेनिज्म विल डाई, दिस बॉलवॉर्म विल डाई। और कोई दूसरा इंसेक्ट अगर आके बीटी कॉटन को खाएगा तो नहीं, तो वो इंसेक्ट नहीं मरेगा। दैट इज वाई इट इज़ वेरी 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 स्पेसिफिक। एक और एग्जाम्पल है हमारा cry1AB का। cry1AB किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। ठीक है, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉर्न बोरर। सो बीटी कॉर्न जो बनाना है, अगर एग्जाम में पूछा बीटी कॉर्न में कौन सा यूज कर रहे हो आप जीन, और बीटी कॉटन में कौन सा जीन यूज कर रहे हो, तो रिमेंबर बीटी कॉर्न में आप यूज करोगे cry1AB और बीटी कॉटन में यूज करोगे cry1AC एंड cry2AB। ठीक है, सो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ आवर फार्मर्स ऑन इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि हम ये बीटी क्रॉप बना कैसे रहे, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें कैसे मदद कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है ये आरएनए इंटरफेरेंस? ठीक है, सो आरएनए इंटरफेरेंस हमारे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आरएनए इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कि कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, है ना। इस एमआरएनए की वजह से क्या होगा, एक प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और जो भी फंक्शन कैरी आउट करने वाला है ये प्रोटीन वो फंक्शन कैरी आउट करेगा। लेकिन अगर हम एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना दे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मली जेनेटिक्स जब आपको बताऊंगा तब डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नॉर्मली अब इतना समझो कि होता क्या है। डीएनए होता है आपका जिसके पास जेनेटिक कोड है, डीएनए क्या बनाता है, एक आरएनए बनाता है, और प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए होता है हमारा एमआरएनए। ठीक है, अब जो आरएनए एमआरएनए बनाया है दैट इज एक्चुअली अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, उससे जो हमारा आरएनए एमआरएनए बन रहा है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, और इस सिंगल स्ट्रैंड में जो कोड है दैट इज रेड बाय राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स क्या बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा बेस्ड ऑन एमआरएनए में क्या आपका कोड है। लेकिन अगर इस सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए को हम डबल स्ट्रैंड कर दे बाय मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, बाय एडिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, तो क्या होगा, तो होगा ये कि अब आरएनए भी ऐसा डबल स्टैंडर्ड है। अब आरएनए डबल स्टैंडर्ड है तो राइबोसोम वो कोड रीड ही नहीं कर पाएगा, राइबोसोम अगर कोड रीड नहीं कर पाएगा तो हमारा प्रोटीन बनेगा ही नहीं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो बेसिकली प्रिंसिपल को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, एक स्पेसिफिक एमआरएनए को हम साइलेंस कर रहे हैं। कैसे साइलेंस कर रहे हैं, बाई प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री, बाई प्रोवाइडिंग complementary double stranded RNA, by providing complementary double strand RNA. And what is this double strand RNA doing? It is binding and preventing translation, binding and preventing translation of mRNA. What is translation? Translation is basically mRNA के कोड को आप पढ़ के जो प्रोटीन बनाओगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। टेंशन मत लो, जेनेटिक वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जेनेटिक्स में डिटेल में समझाऊंगा ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम आरएनए को साइलेंस कर रहे हैं।
कैसे साइलेंस कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोवाइड करके, जो कि जाके आरएनए के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन आरएनए का रोक देगा। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किसके अगेंस्ट करी है? एग्जाम्पल याद रखना ऑर्गेनिज्म का, एक नेमाटोड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट डेवलप कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडोजीन इनकॉग्निटा, मेलोडोजीन इनकॉग्निटा, ये इस पैरासाइट का नाम है। प्रोनाउंसिएशन में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखना प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको, मेलिडोजीन इनकॉग्निटा। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल कहाँ पे आ रहा है? हम एक होस्ट लेंगे, इस होस्ट में क्या करेंगे, हम नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे हम? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? विथ हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में प्लांट के लिए वेक्टर क्या है? एग्रोबैक्टीरियम, है ना। तो हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर कुछ नहीं है, टाइप्लास्मिड है आपका। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करके हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो ये नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है वो होस्ट में क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस बोथ सेंस प्लस एंटीसेंस, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। मतलब उसने क्या किया? एक डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोड्यूस कर दिया, है ना। अब डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या करेगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए जब भी आपका इंसेक्ट आएगा, जब भी आपका नेमाटोड आएगा, whenever nematode will cause infection, डबल स्ट्रैंड आरएनए उस नेमाटोड के इन्फेक्शन को प्रोसेस होने ही नहीं देगा, जो प्रोसेस है उसको रोक देगा। कैसे? क्योंकि नेमाटोड इन्फेक्शन करने के लिए नेमाटोड अपना एक प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? एमआरएनए बनाएगा वो अपना, है ना। एमआरएनए से ही तो प्रोटीन जनरेट करेगा। तो होगा क्या कि होस्ट का डबल स्ट्रैंड आरएनए इस एमआरएनए को जाके साइलेंस कर देगा। जब एमआरएनए को जाके वो साइलेंस कर देगा तो प्रोटीन जनरेट ही नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन अगर जनरेट नहीं होगा तो नेमाटोड इन्फेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो इस बात को समझो। नॉर्मली होस्ट के पास अगर आप ये जीन इंट्रोड्यूस नहीं करते तो होस्ट के पास इस एमआरएनए का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता ही नहीं, है ना। और अगर होस्ट के पास इस एमआरएनए का डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं होता तो ये एमआरएनए को कभी साइलेंस नहीं कर पाता। तो वो एमआरएनए को सक्सेसफुली साइलेंस इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। और वेक्टर कौन सा यूज किया? हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया है। ठीक है, सो आपने देखा कि आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से कैसे हमने इन्फेक्शन होने से होस्ट में प्रिवेंट कर दिया। सो दैट वाज ऑल द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और कैसे बायोटेक्नोलॉजी को हमने एग्रीकल्चर में यूज़ किया। नाउ विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी को हम मेडिसिन में कैसे यूज़ करें, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी के 3 एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक में हम कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जब आप कोई ड्रग बनाने में यूज़ करते हो, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि जो आप ड्रग बनाओगे विथ हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका एडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन एडवांटेज होते हैं। वी हैव अ प्रोडक्शन एडवांटेज। क्या है ये प्रोडक्शन एडवांटेज? मतलब ये कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग बना सकते हो। वी कैन मेक लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग in a very small duration and in a very affordable manner. मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस इन बायो रिएक्टर्स। व्हाट वाज दैट? जो हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का बिल्कुल लास्ट पार्ट देखा था, हम उसमें बायो रिएक्टर्स पढ़ रहे थे ना। सो बायो रिएक्टर्स में हो क्या रहा है? बायो रिएक्टर्स में आप लार्ज स्केल में कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ड्रग्स भी वैसे ही बायो रिएक्टर्स में लार्ज स्केल में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर अफोर्डेबल, आपको कम पैसों में वो ड्रग मिलेगा। दूसरा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो हम ह्यूमन जीन्स यूज़ करेंगे कोई भी ड्रग बनाने के लिए। तो जब आप ह्यूमन जीन्स यूज़ करोगे तो इट इज़ इम्यूनोलॉजिकली सेफ। क्या है ये इम्यूनोलॉजिकल सेफ्टी? मैंने जब आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है। आइडेंटिफाइज फॉरेन एंड डिस्ट्रॉयज इट, यही बताया था मैंने आपको, है ना। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई ड्रग बना रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करके कोई ड्रग बना रहे हो, तो क्योंकि आपने ह्यूमन जीन्स यूज़ किए हैं, तो जो ड्रग आपके बॉडी के अंदर आएगा, जो प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर आएगा, दैट एक्चुअली डज नॉट आइडेंटिफाइज एज फॉरेन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है? उसको एज फॉरेन आइडेंटिफाई नहीं करता। ह्यूमन बॉडी
डजन आइडेंटिफाई एज फॉरेन। तो जब वो फॉरेन की तरफ से आइडेंटिफाई नहीं करता तो ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होने के चांसेस कम होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस यानी कि आपके जो भी एलर्जिक रिएक्शंस है वो होने के चांसेस कम होते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर कोई भी आप ड्रग बना रहे हो, कोई भी प्रोटीन बना रहे हो, तो ये दो एडवांटेज उसमें बिल्कुल सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि एक प्रोडक्शन एडवांटेज होगा और एक इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेज होगा। मेडिसिन में दूसरा कहाँ यूज़ करें हम बायोटेक्नोलॉजी? फॉर डायग्नोसिस। अलग अलग मेथड्स है बायोटेक्नोलॉजी के जो हम डायग्नोसिस में यूज़ करेंगे। एंड फाइनली हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है जीन थेरेपी, जो कि हम जेनेटिक डिजीजेज में यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कोई ड्रग नहीं बना रहे, लेकिन हम जीन थेरेपी की मदद से अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को हम ठीक कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बताएंगे इंसुलिन। इंसुलिन हम यूज़ किस में करते हैं? विच डिजीज इज ट्रीटेड विथ हेल्प ऑफ इंसुलिन? विच इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस। नाउ वी नो इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज अ हार्मोन। मैंने बिल्कुल जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी ऑफ एक्सप्लेनिंग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी, तब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आपको बताया था इंसुलिन इज अ हार्मोन। हार्मोन करता क्या है ये? इंसुलिन विल डिक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल। यही करता है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है। कैसे? बाय प्रमोटिंग एंट्री ऑफ शुगर इनटू सेल्स। यही होता है। जस्ट शॉर्ट रिवीजन आपका करा रहा हूँ मैं। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, हर जगह मैं यही बोलता हूँ, लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो जब आपको मौका मिला है लिंक करने का, लिंक कर लो यहाँ पे। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन। क्या कर रहा था वो? ब्लड शुगर रिड्यूस कर रहा था। कैसे कर रहा था? बाय फोर्सिंग द शुगर टू गो इनटू द सेल्स। यही कर रहा था। और इसका दूसरा ऑपोजिशन क्या था? ऑपोजिशन वॉज ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? ग्लूकागॉन हमारा ब्लड शुगर इंक्रीज कर रहा था। ब्लड शुगर इंक्रीज कर रहा था। कैसे? बाय फोर्सिंग ग्लूकोज आउट ऑफ सेल्स, है ना? यही था काम। तो इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लोअर करता है। अच्छा ठीक है, समझ आ गया इतना। तो डायबिटीज मेलाइटिस होता कैसे है? हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस होने के दो तरीके हैं। टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। एक होता है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड। इंसुलिन प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन इम्पेयर होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी में इंसुलिन कम हो जाएगा। बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज विल इंक्रीज। दूसरे में क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। इंसुलिन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली हर सेल में हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब उस रिसेप्टर में आके हार्मोन जुड़ता है तभी हार्मोन एक्ट करता है। ये भी मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था। तो जो रिसेप्टर है इंसुलिन का, दिस इज इनइफेक्टिव। मतलब ये कि इंसुलिन आ भी रहा है तो वो रिसेप्टर इंसुलिन को एक्ट करने नहीं दे रहा है। दोनों केसेस में डायबिटीज मेलाइटिस होगा। या तो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन है तो आपका सेल उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि उसका रिसेप्टर इफेक्टिव नहीं है। दोनों केसेस में डायबिटीज मेलाइटिस होगा और दोनों ही केसेस में इंसुलिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है। क्यों? सेकंड केस में, फर्स्ट केस में तो समझ आ रहा है। फर्स्ट केस में आपका इंसुलिन प्रोडक्शन अफेक्ट हो गया तो आप बाहर से इंसुलिन दोगे तो बॉडी का इंसुलिन रिप्लेस हो गया, अब इंसुलिन अपना काम करेगा। समझ आ रहा है। सेकंड केस में इंसुलिन क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड मोस्ट इफेक्टिव इट इज ऑब्वियसली इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्यों इफेक्टिव होता है? क्योंकि अगर आप इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, if concentration of insulin is increased, even non-responsive receptors tend to take up insulin. This has been observed. इसीलिए insulin is such a wonder drug. डायबिटीज मेलाइटिस है तो किसी ना किसी स्टेज में, कोई भी टाइप का डायबिटीज मेलाइटिस हो, अगर टाइप 1 का है तो आपको स्टार्टिंग से ही इंसुलिन चाहिए, टाइप 2 है तो बाद में जाके इंसुलिन चाहिए। मतलब ये कि बाकी ड्रग्स जब काम करना छोड़ दे तो फाइनल रिजॉर्ट आपका क्या होगा? इंसुलिन होगा, है ना? सो इंसुलिन दोनों के टाइप के डायबिटीज में आपका चाहिए होता है। अंडरस्टैंडेबल है इतना? ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? तो ट्रेडिशनली क्या होता था, जो हमारा कैटल है और जो हमारे पिग्स हैं, इनको मारा जाता था। दे यूज टू बी स्लॉटर्ड और उस स्लॉटर्ड ऑर्गेनिज्म से, स्लॉटर्ड पिग, स्लॉटर्ड कैटल से हम क्या लेते थे? पैनक्रियाज निकालते थे और इस पैनक्रियाज से हम इंसुलिन निकालते थे और ये इंसुलिन फिर हम डायबिटिक्स को देते थे ट्रीटमेंट के लिए। अब ठीक है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई और सोर्स नहीं था इंसुलिन का, तो क्या ही करता ह्यूमन, है ना? तो जो नेचुरल इंसुलिन का सोर्स था, जो हमारे कैटल्स और पिग्स का पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसने यूज़ किया। लेकिन इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होता था? एलर्जिक रिएक्शन होता था। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन इज अ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन हमने बाहर से निकाला है, एक एनिमल इंसुलिन है। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी विल ट्राई टू रिजेक्ट इट, ट्राई टू थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी, और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? बायोटेक्नोलॉजी पिक्चर में आया।
अब बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, ये समझने के लिए पहले आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। जो हमारा इंसुलिन है, इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। व्हाट इज इट? इट इज प्रो इंसुलिन। अगर डायग्राम में बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये है आपका प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में आप 3 कलर देख रहे हो, मतलब इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। कौन कौन से हैं? वी हैव अ ए चेन, वी हैव अ बी चेन, ए चेन, बी चेन एंड वी हैव अ सी चेन। ठीक है, तो डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं तो सपोज दिस इज योर सी चेन, उसके अलावा दिस इज योर ए चेन एंड दिस इज योर बी चेन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव इंसुलिन। इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है? इसको एक्टिवेट किया जाता है इस सी चेन को निकाल के। मतलब कि अगर आपको फिर से डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये हो गया ए चेन, ये हो गया बी चेन एंड सी चेन इज लाइंग आउटसाइड। सो ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड एंड सी पॉलीपेप्टाइड। अब आप बोलोगे ये तो कनेक्ट नहीं किया आपने, ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड। यहां पे भी प्रो इंसुलिन में भी इट इज कनेक्टेड। सही है। सो बेसिकली प्रो इंसुलिन से हमने इंसुलिन बनाया, हमने क्या, बॉडी ने इंसुलिन बनाया और उसमें से जो सी चेन था उसको अलग कर दिया इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया तो अब आप इसकी जेनेटिक्स समझ सकते हो। तो होता क्या है, हमारे पास एक रीजन है जो ए पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, एक रीजन है जो बी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है और एक जीन है जो सी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। लेकिन जो सी पॉलीपेप्टाइड है वो हमारा एक्टिव इंसुलिन में प्रेजेंट ही नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया हमने, हम ए पॉलीपेप्टाइड का जीन उठाएंगे, हम बी पॉलीपेप्टाइड का जीन उठाएंगे। इन दोनों जीन को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर की मदद से होस्ट में डालेंगे और होस्ट क्या करेगा, वो होस्ट हमारा ए पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, वो हमारा बी पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। और हम क्या करेंगे, इस ए और बी पॉलीपेप्टाइड को आपस में जोड़कर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे। यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जोड़कर हम अपना इंसुलिन बना देंगे। ठीक है, सो ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो कैसे सॉल्व किया इसने? प्रॉब्लम इसने ऐसे सॉल्व किया कि जो जीन हमारा ए और बी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है दैट इज नथिंग बट ह्यूमन जीन, है ना। तो हमने क्या किया, अगर यही चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाए तो हमने ह्यूमन जीन उठाया, इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चलाया और जो हमारा डिजायरेबल जीन था वो आइसोलेट कर दिया, आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन। ठीक है, अब इस डिजायर्ड जीन को हमने क्या किया, इस डिजायर्ड जीन को हमने एक वेक्टर से जोड़ा जो कि उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीटेड था। वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम, कोई भी वेक्टर यूज कर रहे हो, एक प्लास्मिड, याद रखना हम प्लास्मिड ही यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों, अभी आपको बताऊंगा क्यों हम प्लास्मिड यूज कर रहे हैं। तो हमने एक वेक्टर रेस्ट्रिक्ट कर दिया और वेक्टर के साथ हमने वो जीन जोड़ दिया। ठीक है, तो जब वेक्टर के साथ हमने वो जीन जोड़ दिया, अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, है ना। इसको हम एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या है होस्ट सेल हमारा, अब ई कोलाई। ठीक है, तो हम प्लास्मिड वेक्टर यूज क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करना है, किसी एनिमल सेल प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ई कोलाई में जब हमने ये डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस किया तो ई कोलाई क्या बना देगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा। कौन कौन सा, वो ए बनाएगा और वो बी बनाएगा। ए और बी अभी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बन रहे हैं, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग बन रहे हैं। और ये जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है इसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के जोड़ देंगे और उससे ह्यूमन इंसुलिन क्रिएट कर देंगे, ह्यूमन इंसुलिन हम क्रिएट कर देंगे। और ये जो ह्यूमन इंसुलिन क्रिएट हो गया, अब ये हम यूज़ करेंगे ताकि हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स ट्रीट कर सकें। एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, एली लिली। कौन है एली लिली, इंसान नहीं है, ये एक कंपनी है। दिस इज़ द अमेरिकन कंपनी जिसने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमारा रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन was made by this company Eli Lilly in year 1983। ठीक है, सो हमारा जो पहला यूज था मेडिसिन में ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि हम कोई प्रोटीन या ड्रग बना रहे हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड यूज, दैट इज जीन थेरेपी, कि हम जीन थेरेपी में, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड यूज ऑफ
जीन थेरेपी की, हम जीन थेरेपी में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी डिफाइन कैसे करते हो? बेसिकली कुछ नहीं है जीन थेरेपी, इट इज़ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ correction of a gene defect which is diagnosed in a child or even better embryo। ठीक है, इवन बेटर क्यों बोला आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सो जीन थेरेपी है क्या? कुछ नहीं है, बेसिकली अलग अलग मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम करेक्ट करेंगे। किसको करेक्ट करेंगे? जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करेंगे। और जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोज कब होगा? या तो वो एक बच्चे में डायग्नोज होगा या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो डायग्नोज हो जाएगा। तो बेसिकली हम करते क्या है जीन थेरेपी में? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस ट्रीटमेंट? कुछ नहीं है, हमने करना क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट है उसमें, तो उस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए हमने करना क्या है, एक नॉर्मल जीन डालना है। नॉर्मल जीन जैसे ही डालेंगे वो डिफेक्ट ट्रीट हो जाएगा। सो पूरा का पूरा प्रोसीजर यही है कि हम कैसे एक नॉर्मल जीन डिलीवर करेंगे इनटू एम्ब्रियो और चाइल्ड। ठीक है, अब जैसे ही आप नॉर्मल जीन डालोगे, जो डिफेक्टिव जीन था वो तो काम नहीं कर रहा था, फंक्शन नहीं कर रहा था। जैसे आप नॉर्मल जीन डालोगे, दिस फंक्शन विल स्टार्ट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जीन है इट विल टेक ओवर द फंक्शन टेकन ओवर बाय द नॉर्मल जीन। ठीक है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक डिजीज का दे रखा है बाय द नेम ऑफ ADA डेफिशिएंसी। व्हाट इज ADA? ADA स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज। सो बेसिकली एडिनोसिन डीएमिनेज है क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज इज अ एंजाइम which is required for normal immunity। ठीक है, इम्यूनिटी मैंने आपको समझाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। सो जो नॉर्मल इम्यूनिटी होता है एक नॉर्मल इंसान में, उसके फंक्शन होने के लिए, उसको काम करने के लिए वी नीड एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। अगर किसी वजह से एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस बीमारी में हो यही रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक जीन होता है जो कि ADA के लिए कोड करता है। ऑब्वियसली हर एक एंजाइम, हर एक प्रोटीन के लिए एक जीन है जो कि कोड करता है ना। अगर किसी वजह से हमारा ये जीन डिलीट हो जाए, डिलीट मतलब अब क्या है, ह्यूमन बॉडी में ये जीन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बॉडी में ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो ADA जो हमारा एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज, उसकी कोडिंग हम नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी कोडिंग नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे बॉडी में डेफिशिएंट हो जाएगा, बॉडी में डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। ट्रीटमेंट क्या है इसका? हाउ कैन वी ट्रीट इट? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कैसे? तो जो बोन मैरो है दैट इज आवर लोकेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स, है ना। और ब्लड सेल्स में ही हमारे लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स यहीं पे प्रेजेंट है ना। यानी कि इनका सोर्स भी क्या है? बोन मैरो ही है। मतलब ये कि अगर ये बोन मैरो में डेवलप हो रहा है, मतलब कि हमारा जो ADA कोडिंग जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बोन मैरो सेल्स में प्रेजेंट होगा। मतलब ये अगेन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि बोन मैरो सेल्स में इस जीन में डिफेक्ट है। तो अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे तो जो हमारा डिफेक्टिव बोन मैरो है उसकी जगह हम हेल्दी बोन मैरो दे रहे हैं उसको। हेल्दी बोन मैरो हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करेगा, हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस होंगी तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। दूसरा क्या करोगे आप? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करोगे। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या होगा? सो मैंने क्या बोला, डिफेक्ट किसमें है? एंजाइम में है। तो अब क्या कर रहे हो आप? एंजाइम में रिप्लेस कर दे रहे हो। आपको बॉडी में एंजाइम नहीं है, एंजाइम चाहिए तो दे दो, फंक्शनल एंजाइम दे दो। कैसे दोगे? इंजेक्ट करोगे, इंजेक्ट ADA। ठीक है, बाहर से ADA इंजेक्ट कर दोगे तो सक्सेसफुली आपके पास बॉडी में एंजाइम आ गया, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एंजाइम नहीं था इसीलिए इम्यूनिटी वीक थी, एंजाइम आ गया इम्यूनिटी स्ट्रांग। लेकिन ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट क्योर नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट क्योर। मतलब ये कि जो आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है वो आपको बार बार करना पड़ेगा। जो आप एंजाइम रिप्लेसमेंट कर रहे हो, ADA इंजेक्ट कर रहे हो, वो आपको बार बार करना पड़ेगा। तो इसका परमानेंट क्योर इज
जीन थेरेपी एंड जीन थेरेपी ओनली। क्या है ये जीन थेरेपी? जीन थेरेपी में आप क्या करोगे, आप पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकालोगे। डिफेक्ट वहीं पे है ना, इम्यून सेल्स में, तो आपने लिम्फोसाइट निकाल लिया। पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकालने के बाद इस लिम्फोसाइट में क्या है, हमारे पास एडीए नहीं है, तो आप क्या करोगे, लिम्फोसाइट को आप एक डीएनए दोगे। ये डीएनए क्या है, ये आपने बाहर से निकाला हुआ डीएनए है, डिजायर डीएनए। दिस डीएनए कोड्स फॉर एडीए, कोड्स फॉर एडीए। कैसे दोगे? बाय यूजिंग अ वेक्टर, इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग वेक्टर। और हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कौन सा वेक्टर यूज होता है एनिमल सेल्स में, रेट्रोवायरस। सो वेक्टर यूज्ड इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस यूज करके आप लिम्फोसाइट में ये डीएनए दे दोगे जो कि आपका कोड करेगा एडीए के लिए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब आपके लिम्फोसाइट क्या हो गया, अब आपका लिम्फोसाइट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब अगर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है तो ऑब्वियसली ये एडीए प्रोड्यूस करने वाला है, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप लिम्फोसाइट को वापस री इंट्रोड्यूस कर दो, री इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट। तो ये अपना लिम्फोसाइट री इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट, तो ये अपना लिम्फोसाइट आराम से एडीए प्रोड्यूस करेगा, आपके पेशेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि लिम्फोसाइट इज नॉट परमानेंट, है ना, लिम्फोसाइट इज नॉट परमानेंट, उसकी एक लाइफ है। थोड़े से दिनों के बाद इट इज गोइंग टू डाई, लिम्फोसाइट इज गोइंग टू डाई। अब जैसे ही लिम्फोसाइट मर गया, यानी आपका जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट था, इट डाइड। जैसे ही वो मरेगा, वापस एडीए डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, तो ये प्रोसेस आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कंप्लीट क्योर, है ना, मैंने बोला जेनेटिक जीन थेरेपी इज अ कंप्लीट क्योर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज नॉट कंप्लीट क्योर। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको लिम्फोसाइट बार बार निकाल के इंजीनियर करके डालना है, तो ये कंप्लीट क्योर तो नहीं हुआ। सही बात है, जीन थेरेपी इज नॉट कंप्लीट क्योर इफ द पेशेंट इज एन अडल्ट। मतलब ये कि अगर आपको ये चीज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल गई, अगर आपको पता चल गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कि पेशेंट में आपका एडीए डेफिशिएंसी होने वाला है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या कर दोगे आप, डीएनए जो कि एंजाइम कोड करता है, एंजाइम कोडिंग डीएनए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इंट्रोड्यूस कर दोगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो जो इसमें जीन का डिफेक्ट था वो ट्रीट हो जाएगा, गेट्स ट्रीटेड। ठीक है, तो परमानेंट क्योर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट हुआ तभी जीन थेरेपी के थ्रू हो सकता है। एक बार बच्चा बड़ा हो गया तो उसके बाद ये डिफेक्ट आपका जीन थेरेपी के थ्रू परमानेंटली ट्रीट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जीन थेरेपी इज वेरी मच इफेक्टिव इफ द डिजीज इज डायग्नोज्ड इन एम्ब्रियो स्टेज। अगर चाइल्ड स्टेज में डायग्नोज हुआ, हाँ, यू कैन यूज इट टू ट्रीट द डिजीज, बट इफेक्टिवली कंप्लीटली क्योर तभी होगा जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट होगा। ठीक है, सो दैट इज जीन थेरेपी फॉर यू। Next is our molecular diagnosis, and this is the final topic of biotechnology in medicine. So molecular diagnosis, क्या है molecular diagnosis? So आपको पता है ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में क्या होता है। ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में आपका ब्लड निकाला जाता है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी आपका ब्लड निकालेंगे। ट्रेडिशनल लिख देता हूँ मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्रेडिशनल डायग्नोसिस, तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी आपका ब्लड निकाल रहे हैं, ट्रेडिशनल में भी ब्लड निकाल रहे हैं। ब्लड में कुछ टेस्ट्स हो रहे हैं और उस टेस्ट्स में क्या कर रहे हैं, या तो आप एंटीजन निकालोगे या एंटीबॉडी ढूंढोगे, है ना, या वायरस ढूंढोगे या बैक्टीरिया ढूंढोगे। सही बात है, मॉलिक्यूलर में भी यही करना है, आपने टेस्ट्स रन करने हैं। टेस्ट्स रन करके आपको एंटीजन या एंटीबॉडी ढूंढना है, या आपको वायरस ढूंढना है, या आपको बैक्टीरिया ढूंढना है ना, सेम चीज़ है। तो आप बोलोगे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल डायग्नोसिस में आपको एंटीजन, एंटीबॉडी, वायरस, बैक्टीरिया काफ़ी लेट मिलेगा, लेट डायग्नोसिस। क्यों लेट मिलेगा? क्योंकि ट्रेडिशनल डायग्नोसिस के लिए, ट्रेडिशनल टेस्ट्स के लिए आपको लोड ज़्यादा होना चाहिए, लोड हैज़ टू बी हाई। किसका लोड बोल रहा हूँ? वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड। बेसिकली आपके बॉडी में कितना प्रेजेंट है वायरस, कितना प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं लोड। तो वायरल बैक्टीरियल लोड या एंटीजन एंटीबॉडी लोड हैज़ टू बी हाई टू बी डिटेक्टेड बाय ट्रेडिशनल टेस्ट्स। लेकिन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एडवांटेज यही है कि जब आप कन्वेंशनल टेस्ट से टेस्ट करते हो, कंपेयर करते हो उसको, तो अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है ये। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस मतलब जब आपका लोड कम है, इवन विथ लोअर लोड्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, एंटीजन,
एंटीबॉडी, जब इसका क्वांटिटी बॉडी में बहुत कम है तब भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है पीसीआर, फुल फॉर्म क्या है पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा है एलाइसा, फुल फॉर्म क्या है एलाइसा का? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे फुल फॉर्म याद रखना, पूछा जाता है एलाइसा का फुल फॉर्म, ठीक है। और फाइनली एक मेथड है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो सबसे पहले पीसीआर, क्या है फुल फॉर्म पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपको एक्सप्लेन किया था पिछले चैप्टर के वीडियो में, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या हो रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में? जैसे उसमें बताया था कि आपके पास छोटा सा कम सा जेनेटिक मटेरियल है, बहुत कम जेनेटिक मटेरियल है, तो उस जेनेटिक मटेरियल जो आपके कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको ज़्यादा अमाउंट में आप बना सकते हो बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यही चीज़ आपके बैक्टीरिया और वायरल लोड के साथ भी होगा, बैक्टीरिया एंड वायरल लोड। तो अगर बॉडी में बैक्टीरिया वायरल लोड कम है तो आप पीसीआर यूज़ करो और इसका क्वांटिटी इंक्रीज करो, है ना, इंक्रीज करो। इंक्रीज कहाँ पे कर रहे हो? बॉडी के अंदर नहीं, जो आपने ब्लड निकाला ना, बॉडी से ब्लड निकाला टेस्ट करने के लिए, तो इस ब्लड में कुछ वायरस का लोड होगा, बैक्टीरिया का लोड होगा, लेकिन वो कम होगा, तो उसको इंक्रीज, वायरस और बैक्टीरिया का लोड इंक्रीज करोगे पीसीआर की मदद से। पीसीआर की मदद से जब वायरस और बैक्टीरिया का लोड इंक्रीज करोगे, एंटीजन एंटीबॉडी का लोड इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियसली आप डिटेक्ट कर पाओगे, डिटेक्ट पॉसिबल होगा, डिटेक्शन वुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो पीसीआर इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन एड्स पेशेंट्स, एड्स सस्पेक्ट रादर नॉट पेशेंट। क्यों? क्योंकि जब आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बताया था मैंने, वहां पे आपको बताया था एचआईवी इन्फेक्शन इज वेरी डेंजरस, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्ट करने के 8 से 10 साल बाद, 8 to 10 years लेटर डिजीज डेवलप करता है। और 8 to 10 years में जब डिजीज डेवलप होता है, जब एड्स डेवलप होता है, एट दैट टाइम इट इज टू लेट, क्योंकि एड्स एक बार डेवलप हो गया मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई। तो अगर आपको कोई सस्पेक्ट लग रहा है कि इसको आगे जाके एड्स हो सकता है, इसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो रखा है, तो क्या करोगे? इनिशियल स्टेजेस में एचआईवी का ब्लड में तो काउंट लो है, लेकिन आप पीसीआर की मदद से एचआईवी का जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक मटेरियल जो एचआईवी का है, उसको इंक्रीज कर दोगे, मल्टीपल फोल्ड्स एम्पलीफाई कर दोगे। तो जैसे ही वो मल्टीपल फोल्ड्स एम्पलीफाई होगा, अभी कम एचआईवी का जो वायरस है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। और आप डिटेक्ट कर लोगे तो पीसीआर की मदद से आपने डिटेक्ट कर लिया कम वायरस लोड में भी कि इस पेशेंट को एचआईवी का इन्फेक्शन हो रखा है, फ्यूचर में ये अपना एड्स डेवलप करेगा। वैसे ही कैंसर पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है कि कैंसर पेशेंट्स में मैंने आपको बताया था ऑन्कोजीन्स होते हैं, है ना, ऑन्कोजीन्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अब जब तक कैंसर होगा नहीं तब तक तो ऑन्कोजीन्स कम क्वांटिटी में ही होंगे। तो जितने भी हमारे कैंसर रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनके हो सकता है पेरेंट्स को कैंसर हो रखा है या ब्रदर सिस्टर को कैंसर हो रखा है और उनके पास थोड़ा सा जेनेटिक लाइबिलिटी है कि हो सकता है इनको कैंसर हो जाए, तो क्या करेंगे? उनमें हम ऑन्कोजीन्स को एम्पलीफाई करेंगे बाहर निकालने के बाद, बॉडी से बाहर निकलने के बाद ऑन्कोजीन्स को एम्पलीफाई करके ऑन्कोजीन्स डिटेक्ट कर लेंगे। और अगर ऑन्कोजीन्स मिल गया मतलब उस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या करते हैं इसमें? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में व्हाट डू वी डू? तो हम क्या करेंगे? बेसिकली हम डिटेक्ट करेंगे। कैसे डिटेक्ट करेंगे? आपने ऊपर तो बता दिया पीसीआर से कि आपने एम्पलीफाई कर दिया, आपने एक डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है कैंसर सेल का, सपोज मटेरियल ऑफ कैंसर सेल, उसको एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई करके आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया। अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ डीएनए इंक्रीज्ड, डिटेक्ट कैसे करेंगे? डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं। तो हम करेंगे क्या कि हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए लेंगे, डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड लेंगे, और इन सिंगल स्ट्रैंड्स को हम क्या करेंगे? इन सिंगल स्ट्रैंड्स को हम टैग कर देंगे, विल टैग इट विथ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल। टैग मतलब कुछ नहीं है, टैग मतलब मार करना है, आपने मार्कर लगा दिया, है ना। तो अब जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप पेजेस में मार्कर लगाते हो ना, ताकि जल्दी से आप पहचान लो, वही कर रहे हैं। डीएनए आरएनए स्ट्रैंड्स को हम टैग कर रहे हैं विथ रेडियो एक्टिव मटीरियल, ताकि हम इसको भीड़ में पहचान सकें, रेडियो एक्टिव मटीरियल, ताकि हम इसको भीड़ में पहचान सकें। और इसको हम बोलेंगे क्या? जो आरएनए डीएनए को हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल से टैग कर रखा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोब, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने पीसीआर से एक कैंसर कॉजिंग जीन ये एम्पलीफाई करके आइसोलेट कर लिया, एम्पलीफाई एंड आइसोलेटेड,
एम्पलीफाइड एंड आइसोलेटेड का मतलब ये है कि हमें अब कोड पता है, जीन का वो कोड पता है जो कैंसर कॉज कर रहा है, और हमने उस कोड को एम्पलीफाई और आइसोलेट भी कर लिया। ठीक है, तो इसी कोड के कॉम्प्लीमेंट्री हम डीएनए बनाएंगे। ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने टैग कर रखा है। ठीक है, समझ आ गया इतना? बढ़िया, समझ आ गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को जिसको हमने टैग कर रखा है उसको हम कैंसर जीन्स के साथ क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज कर देंगे। मतलब हम उसको एक मिक्सचर में छोड़ देंगे ताकि हमारा जो प्रोब है जाके उस कैंसर जीन के साथ जुड़ जाए। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना। मतलब ये कि हमारे पास अगर कैंसर जीन में क्या है, ATCGA ऐसे करके है, तो ये हमारा अगर कैंसर जीन का कोड है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या कोड कर देंगे, TAGCT, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कोड कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कैंसर जीन जहां जहां प्रेजेंट होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाके वहां पे चिपक जाएगा। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करेगा, जाके वहां पे चिपक जाएगा। लेकिन ये हमारे रेडियो एक्टिव है तो हमने उसको ऐसे टैग कर रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमारा पूरा जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो जीन के साथ, कैंसर जीन के साथ जाके जुड़ गया, फिर हम रेडियोग्राफी करेंगे। इसमें हम रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी मतलब क्योंकि हमारा रेडियो एक्टिव था तो हम कहाँ से रेडिएशन रिलीज हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे। तो हम ऐसा देखेंगे कि जहां जहां पे हमारा कैंसर जीन है वो हमको विजिबल होगा। ठीक है, वो हमको विजिबल होगा। इस टेक्निक को हम फिश भी बोलते हैं। अगर हमने रेडियो एक्टिविटी की जगह फ्लोरोसेंस यूज किया है, फ्लोरोसेंस मतलब चमकना है ना, फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी अगर हमने यूज की है तो उसको हम फिश बोलेंगे। अगर फ्लोरोसेंस यूज किया है तो, रेडियो एक्टिविटी यूज की है तो उससे हम फिश नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में ना एक और चीज बताई गई है, क्या कि उन्होंने बोला कि अगर हमारा cDNA जाके जुड़ नहीं रहा तो क्या होगा। तो होगा ये कि आपको यहाँ पे क्या बताया मैंने कि कैंसर कॉजिंग जीन आपको पता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपने यूज कर लिया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अगर आपको कैंसर कॉजिंग जीन नहीं पता है तो, लेकिन आपको एंटायर ह्यूमन का जेनेटिक कोड तो पता है, तो आप क्या करोगे, जो आपका नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करोगे, है ना। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज केस 2। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप प्रोब क्या यूज कर रहे हो, आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या यूज कर रहे हो। यहां पे फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया, हम कैंसर के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करेंगे तो क्या होगा, अब कैंसर हमारा टैग नहीं होगा, कैंसर विल नॉट बी टैग्ड, हमारा नॉर्मल जीन्स विल बी टैग्ड। तो रेडियोग्राफी जब आप करोगे तो जिस रीजन में आपका रेडियोग्राफी विजिबल नहीं है वो क्या है, वो म्यूटेटेड जीन है। समझ आ रहा है, सिंपल है ना। अगर रेडियोग्राफी में विजिबल कब होगा, रेडियोग्राफी में विजिबल तभी होगा जब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड हो रखा है। ऊपर हमने कैंसर का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज किया था तो वो रेडियोग्राफी में विजिबल था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हम कैंसर का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं यूज करेंगे, हम नॉर्मल जो हमारे बॉडी का जीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करेंगे, तो अब कैंसर सेल हमें विजिबल नहीं होगा। लेकिन इसकी मदद से भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बाकी पूरा जो नॉर्मल जीन्स है वो सब के सब विजिबल होंगे, सिर्फ कैंसर जीन विजिबल नहीं होगा। तो जो रीजन विजिबल नहीं है वो कैंसर जीन है, यहाँ पे ऊपर जो रीजन विजिबल है वो हमारा कैंसर जीन है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरीके से कर सकते हो आप। बेसिकली आपको प्रोब का पता होना चाहिए कि प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किस चीज का है। ठीक है, सो दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। एंड फाइनली कम्स आवर थर्ड टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एंड दिस इज आर एलाइसा। अब जरा समझो इस बात को, जो भी दो टेक्निक मैंने अभी तक बताई वहां पे हम क्या कर रहे थे, जेनेटिक्स यूज कर रहे थे, वी वर यूजिंग द जेनेटिक्स। लेकिन एलाइसा में हम जेनेटिक्स यूज नहीं करते, एलाइसा में हम एंटीजन एंटीबॉडी यूज करते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दैट इज योर एलाइसा। मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, लेट्स मूव टू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स नाम से पता चल रहा है, ट्रांसजेनिक मतलब कि हमने इनकी जीन्स में कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, सो बेसिकली ऑल द एनिमल्स विथ मैनिपुलेटेड डीएनए, मैनिपुलेटेड डीएनए। ठीक है, और इन मैनिपुलेटेड डीएनए में क्या होगा, हम बाहर से एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यूजेस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आपको एनलिस्ट करने हैं यूजेस, वही पूछा जाता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी, पहला यूज टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट।
देखो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं, वो ह्यूमन यूज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टडीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नया बनाते हो वो सीधा ह्यूमन पे स्टडी नहीं कर सकते, पहले उसके टेस्ट्स होते हैं, है ना। डिफरेंट क्लिनिकल स्टेजेस होते हैं, ट्रायल्स होते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल स्टेजेस, ट्रायल्स कहाँ पे रन करोगे आप? ट्रांसजेनिक एनिमल में रन करोगे। ट्रांसजेनिक क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन में क्या इफेक्ट आने वाला है वो पढ़ना चाहते हैं, और ह्यूमन में क्या इफेक्ट आने वाला है वो पढ़ने के लिए इनमें ह्यूमंस की कुछ जीन्स डालनी पड़ेगी। दैट इज वाई दीज आर ट्रांसजेनिक। सो सबसे पहला यूज़ मैंने बताया, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो आप क्या करोगे कि कोई एक जीन लोगे जो डेवलपमेंट कॉज कर रहा है, उस जीन को एनिमल में इंट्रोड्यूस करोगे और उस जीन से इफेक्ट क्या आ रहा है डेवलपमेंट में वो स्टडी करोगे। दूसरा क्या है? टू स्टडी डिजीजेस। टू स्टडी डिजीजेस, अगेन क्या करोगे आप? एक जीन लोगे, सपोज जैसे मैंने बताया था ना ऑन्कोजीन्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉज कर रहे हैं, तो आपको कितना कैंसर कॉज करेगा, कितना जीन म्यूटेशन चाहिए कैंसर कॉज करने के लिए, कौन सा कैंसर कॉज कर रहा है ये जीन, ये सब स्टडी करने के लिए क्या करोगे? अब ये ऑन्कोजीन एक एनिमल में इंट्रोड्यूस कर दोगे, और उस ट्रांसजेनिक एनिमल में आप वो जीन स्टडी करोगे कि वो जीन एक्सप्रेस कब हो रहा है। नॉर्मल सेल में तो एक्सप्रेस नहीं होता ऑन्कोजीन, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में मैंने बहुत प्यारी तरीके से बताया कि ऑन्कोजीन नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता, उसको क्या चाहिए? बाहर से एक कार्सिनोजेनिक एजेंट चाहिए जो कि एक्टिवेट करेगा उस जीन को जाके, है ना। तो आप स्टडी कर सकते हो कि इस ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कौन कर रहा है, हु एक्टिवेट्स दिस जीन, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट विल कॉज, कैंसर कॉस्ट कौन सा होगा कैंसर कॉज, और ऑन्कोजीन को आप ट्रीट कैसे कर सकते हो। बेसिकली अगर वो एक्सप्रेस हो गया तो उस जीन को सप्रेस कैसे करना है, उस जीन को कैसे रोकना है एक्सप्रेस होने से, ये सब चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो इन ट्रांसजेनिक एनिमल। थर्ड, वी कैन यूज ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि इंसुलिन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट था। इंसुलिन कहाँ से आ रहा है? बैक्टीरिया से आ रहा है। तो वैसे ही प्रोडक्ट्स हम अलग अलग बायोलॉजिकल एनिमल से भी जनरेट कर सकते हैं। जो अभी कॉमनली जनरेट हो रहा है दैट इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। याद रखना, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो बनाया था इन दिस सीरीज दैट वाज ऑन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें मैंने एक डिजीज बता रखा है एम्फाइजीमा, है ना, डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें एम्फाइजीमा बता रखा है मैंने। तो एम्फाइजीमा मैंने बता रखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज अ कॉमन रिस्क फैक्टर जो कि एम्फाइजीमा डेवलप करता है। एम्फाइजीमा का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज करके। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म में कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अभी इतना समझो कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन अगर हम यूज करेंगे तो एम्फाइजीमा ट्रीट कर सकते हैं। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसमें एक और एग्जाम्पल है ऑफ रोजी द काउ। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, रोजी काओ याद रखना। बेसिकली क्या है? इट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ। और करता क्या है रोजी काओ? रोजी काओ का जो मिल्क है इट इज मॉडिफाइड। ऑब्वियसली मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि रोजी काओ के जेनेटिक्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है। क्यों मॉडिफाई कर दिया है? क्योंकि हम चाहते हैं जो मिल्क ये प्रोड्यूस कर रहे हैं दिस शुड बी मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड। न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर whom? न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर बेबीज, ठीक है। तो नॉर्मल काउ मिल्क बेबी को दोगे और रोजी काउ का मिल्क बेबी को दोगे तो रोजी काउ का मिल्क इज मोर सुपीरियर देन नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क ऑफ काउ। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विथ ह्यूमन मिल्क, ठीक है। क्यों रोजी काउ का मिल्क सुपीरियर क्यों है? क्योंकि जो इसमें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, वो मॉडिफिकेशन किया हमने एक प्रोटीन के लिए बाय द नेम ऑफ अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो हमने काउ मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का क्वांटिटी जैसे इंक्रीज हो गया, द मिल्क बिकेम बेटर फॉर द किड्स, फॉर द बेबीज, ठीक है। फोर्थ यूज क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का? वैक्सीन सेफ्टी। कोई भी आप वैक्सीन बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोविड का वैक्सीन बना था ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, जो कोविड का वैक्सीन बना था, दिस कोविड वैक्सीन वॉज फर्स्ट, ऑलवेज ऑल द वैक्सीन वर फर्स्ट टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एंड जो एनिमल हम यूज करते हैं यूजुअली इट इज माइस, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल में हम ये वैक्सीन टेस्ट करते हैं, और अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला और इफेक्टिव वैक्सीन मिल गया तो फिर हम उसको ह्यूमंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो कोविड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, ऑल वैक्सीन्स वर फर्स्ट यूज्ड एंड टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एंड द फाइनल यूज कम्स केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी, कोई भी ड्रग आप यूज करो ह्यूमंस में, देयर इज अ लिमिट जिसके बाद उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं एंड इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। सो वो कौन सा लेवल है? लेवल एट विच ड्रग बिकम्स टॉक्सिक, ड्रग बिकम्स टॉक्सिक। तो वो लेवल पता करने के लिए हम केमिकल सेफ्टी टेस्ट करते हैं। अगेन किस में करेंगे? हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में करेंगे। और इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स
हम इनमें कौन सा जीन देते हैं? इसमें हम वो जीन्स देंगे जिसकी वजह से एनिमल विल बिकम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिसिटी, मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिसिटी। तो मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिसिटी अगर हम बना देंगे तो हम ड्रग के साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी स्टडी कर सकते हैं इवन विथ लो डोजेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सो दैट इज योर ट्रांसजेनिक एनिमल एंड द यूजेस। याद रखना, मेन हेडिंग आपको याद होना चाहिए, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी अ डिजीज, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी एंड टू स्टडी केमिकल सेफ्टी। इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, what are the ethical issues that arise? Ethical issues, बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं। आप देखो, अब यहाँ पे ना नेचर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि नेचर ने जो नॉर्मल जेनेटिक बनाया है, नेचर ने जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू डिफरेंट जीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दिए हैं, आप उसको चेंज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप जेनेटिक्स को चेंज करोगे किसी ऑर्गेनिज्म को, तो आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और क्योंकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तो इसको फ्रीली अलाउ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अलाउड फ्रीली। अगर आप फ्रीली अलाउ करोगे तो certain organisms and certain genes would be created that would be harmful for naturally occurring organisms. इसीलिए इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, और इसको मॉनिटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? GEAC बना रखा है। व्हाट इज GEAC? GEAC स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सो बेसिकली ये कमेटी है जो डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। तो आपको कोई भी GM रिसर्च करनी है तो सबसे पहले इनसे क्लियरेंस लेना होता है कि मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी द क्लियरेंस ताकि मैं ये रिसर्च कर सकूँ। दूसरा क्या होता है? सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन। सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन मतलब आपने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप बना लिया, सेफ्टी ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आपने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया है, GM क्रॉप बनाया या कोई GM ऑर्गेनिज्म बनाया, इसको अगर आप पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ करोगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, ये स्टडी करना आपका GEAC का काम है। और अगर GEAC बोलता है कि नहीं ये सेफ़ है, आप यूज़ कर सकते हो, तभी आप वो GM क्रॉप पब्लिक के यूज़ में ला सकते हो। सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं है। अगर GEAC ने बोला कि नहीं आप ये क्रॉप यूज़ नहीं कर सकते हो, दिस इज़ मोर हार्मफुल दैन इट इज़ बीइंग यूजफुल, देन आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ GEAC एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिकली मॉडिफाई करना कोई भी चीज़ इज़ अ रिस्की अफेयर, है ना, क्योंकि आप जो नेचुरली अक्यरिंग जीन है उसको चेंज कर रहे हो, और चेंज होने के बाद उसके कितने एडवर्स इफेक्ट होंगे, किस एक्सटेंट तक इफेक्ट्स आएंगे, वो आप लैब में स्टडी नहीं कर सकते। जब वो इंट्रोड्यूस करोगे क्रॉप, तभी आज जाके आपको पता चलेगा कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, है ना। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द सेफ्टी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू द मार्केट। अब बिल्कुल चैप्टर का लास्ट हो गया। एक लास्ट टर्म जो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस चैप्टर इज बायोपायरेसी। क्या है बायोपायरेसी? पायरेसी मतलब पता है, आपने सुना होगा पायरेटेड फिल्म। कोई भी नई मूवी आती है, आप किसी वेबसाइट में जाते हो और हॉल प्रिंट में मूवी देखते हो ना, तो वो क्या है? वो पायरेटेड फिल्म है, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल। पायरेसी कर रखी है, उसका एक डुप्लीकेट बना रखा है। तो बायोपायरेसी क्या है? जो आपका जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनकी कोई कॉपी करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ राइस। एशिया में ही अगर आप देखो तो बहुत सारी वेराइटी है। अब होता क्या है कि इन वेराइटीज़ में से एक सुपीरियर वेराइटी है बासमती राइस, जो कि फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसका डिमांड भी हाई है और कॉस्ट भी हाई है। डिमांड ऑफ बासमती राइस इज़ हाई एंड कॉस्ट इज़ ऑल्सो हाई। तो फॉरेन में, जो बाहर US में, अमेरिका में फार्मर्स है, साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि बासमती राइस कहीं पे पेटेंटेड नहीं है, और पेटेंट होगा भी क्यों? क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है ना। इंडियन फार्मर्स सालों से बासमती राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फार्म्स में, तो पेटेंट क्यों कराएगा ही क्यों कोई? तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बासमती राइस इज़ नॉट पेटेंटेड। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक लाइसेंस है बेसिकली, जो बोलता है कि आपने एक नई चीज़ बना ली है, इसको सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ पेटेंट। और अगर कोई और बंदा आपसे ये चीज़ यूज़ करना चाहता है तो उसको वो आपको पैसे पे करेगा, तभी जाके वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ पेटेंट। तो US में अमेरिकन साइंटिस्ट ने, अमेरिकन कंपनीज़ ने क्या देखा कि बासमती राइस का किसी ने कोई पेटेंट नहीं किया है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 वैरायटी ली। दे टुक 2 वेराइटीज ऑफ बासमती राइस जो कि इंडिया में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही हैं। उन 2 वैरायटी को इन्होंने क्या कर दिया, फ्यूज़ कर दिया, और फ्यूज़ करके उन्होंने बोला कि हमने एक न्यू वैरायटी बनाई है। और उन्होंने ये जो नई वैरायटी है उसको पेटेंट करा लिया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो यूएस की पेटेंट प्रोवाइडिंग बॉडी है, यूएस पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उस कंपनी को पेटेंट दे भी दिया कि हाँ, ये आपने बिल्कुल एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करी है राइस की, तो आप इसका पेटेंट रख लो। लेकिन वो नई वैरायटी नहीं थी, वो एक्चुअली में जो हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट है 2 वैरायटी, उसको फ्यूज़ किया गया था और उसमें कुछ नया नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बायोपायरेसी। पायरेसी मतलब एक चीटिंग की गई है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं किया। बेसिकली उन्होंने 2 चीज़ें ली, उनको जोड़ दिया और बोला कि ये एक नया वैरायटी है, विच इज़ नॉट न्यू ना, विच इज़ टेक्निकली नॉट न्यू। न्यू होता अगर उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करी होती, उन्होंने कुछ नया कर दिया होता। जैसे कि आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में क्या विटामिन ए कंटेंट इंक्रीज किया गया, तो इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, वो एक नया वैरायटी है, दैट इज़ न्यू, उसका पेटेंट कराया जा सकता है। लेकिन 2 नेचुरली अकरिंग बासमती राइस जो इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है, उसको आप फ्यूज़ करके बोलोगे नया पेटेंट करा दो, इसका नया वैरायटी है, सो दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ पायरेसी, दैट इज चीटिंग। सो दैट इज बायोपायरेसी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर डेफिनेशन आपको यूज़ करना है, डेफिनेशन याद करना है बायोपायरेसी का, तो क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी का डेफिनेशन बता रहा हूँ। बायोपायरेसी रिफर्स टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज बेसिकली मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर अकरिंग, ठीक है। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है ये, मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर परमिशन और ऑथराइजेशन, विदाउट प्रायर परमिशन और ऑथराइजेशन फ्रॉम countries and people concerned, from countries and people concerned, without compensatory payments, people concerned without compensatory payments. सो बेसिकली जो एग्जाम्पल आपको बताया उसमें यही हुआ ना कि एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने कोई ऑथराइजेशन, कोई परमिशन नहीं लिया, किससे, ना इंडिया से परमिशन लिया और ना ही जो पीपल, इंडिया के लोग हैं जो बासमती राइस प्रोड्यूस करें, ना उनसे परमिशन लिया, है ना, परमिशन भी नहीं लिया और कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दी। कंपनसेटरी पेमेंट की मतलब, चलो आप लोग ये बासमती राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, मैं आपको इतना कंपनसेटरी पेमेंट देता हूँ ताकि मैं इससे एक नया वैरायटी बना सकूँ और उसको पेटेंट करा सकूँ। तो उसने अनाउंस किया ही नहीं कि ये वैरायटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है और मैं नया वैरायटी इस वैरायटी से बना रहा हूँ। कंपनी ने सीधा बोला कि हमने खुद एक नया वैरायटी बनाया है, और उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि वो पुरानी वैरायटी जिससे वो नई वैरायटी बना रहा है वो इंडिया से आई है ना। सो दैट इज बायोपायरेसी एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन बायोपायरेसी. So that is the entire chapter of biotechnology and its applications. Important है ये चैप्टर समझना, छोटा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चंस पक्का पक्का ही आते हैं। तो जितने भी छोटे चैप्टर्स हैं ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू फिनिश ऑल स्मॉल चैप्टर्स एंड कीप देम ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि इससे फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा थ्योरी होती नहीं है तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ नहीं सकते। जो गिवन फैक्ट्स है, जो गिवन पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। तो इंपॉर्टेंट सारे के सारे छोटे चैप्टर्स जितने भी हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस तुरंत उससे सॉल्व कर सको। सो दैट वुड बी ऑल। अगेन, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, जाके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, बाकी नीट एस्पिरेंट्स को बताइए कि ऐसा चैनल है जो कि आपके हेल्पफुल वीडियोस और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ताकि मैं जितने ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स हूँ उन तक पहुँच सकूँ और उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकूँ। सो दैट वुड बी ऑल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।